डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हुए क्रैश, निवेशकों को लाखों करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन, कई लोग फंसे। पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस तरह, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है। प्रवासियों ने कैसे बदल दी एक देश की अर्थव्यवस्था, सुनेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाने के पीछे की दिलचस्प कहानी। रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन बहुत आसान हो गया। होंगी खेल जगत की भी खबरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं राजीव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बीजेपी नेताओं पर आरोप, कहा हिंदी थोपने की कर रहे हैं कोशिश। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में आत्मघाती हमला, 5 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना हमीदुल हक हक्कानी भी शामिल। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर तंज, खटारा गाड़ी से की मुख्यमंत्री की तुलना। बोले बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी नहीं चलाना चाहती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तारीफ, बोले उनका काफी सम्मान करता हूं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर है अर्थ जगत से। भारतीय शेयर बाजारों में पिछले कई महीनों से गिरावट का दौर जारी है, लेकिन फरवरी महीने की आखिरी तारीख यानी 28 फरवरी तो शेयर बाजारों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुई। सेंसेक्स 1400 से भी ज्यादा अंक गिरकर 73,198 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 420 अंक गिरकर 22,124 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में लगातार हो रही गिरावट की वजह क्या है और आम निवेशकों पर इसका क्या असर होगा, जानने के लिए सुनते हैं अंशिता की ये रिपोर्ट। भारत के शेयर बाजार के लिए फरवरी का महीना वैसे भी मुश्किल भरा रहा, लेकिन शुक्रवार को तो बाजार खुलते ही 30 शेयरों वाले सेंसेक्स और 50 शेयरों वाले निफ्टी इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में एक समय में 1400 पॉइंट तक की गिरावट आ गई थी। वहीं निफ्टी 282 पॉइंट यानी 1.25% गिरकर 73,660 अंक पर पहुंच गया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बना और स्मॉल और मिड कैप शेयरों के दाम सबसे ज्यादा गिरे। शुक्रवार को लगभग सभी सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर रहे, लेकिन जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई उनमें आईटी, ऑटो, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर शामिल हैं। इन सभी सेक्टरों में 2 से 3% तक की गिरावट आई। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक भी 2% तक गिरे। 1 जनवरी से अब तक सभी सेक्टरों के शेयरों में कम से कम 20 से 25% से ज्यादा की गिरावट आई है। जानकारों के मुताबिक इतने सारे सेक्टरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि इकोनॉमी में जो बूस्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। कुछ जानकार इसका संबंध अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान से बाजार में नकारात्मकता आई और इसका असर शेयरों में गिरावट के तौर पर देखने को मिला। इसके अलावा कंपनियों की पिछली 3 तिमाहियों से कमाई घटती दिख रही है, जिसका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ा है। इसके अलावा दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस भी मार्केट की कमजोरी की बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन के मोर्चे पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम को लेकर भी आशंकाएं बरकरार हैं। जाहिर है इन सब का असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी इस समय अनिश्चितता का माहौल है, चूंकि शेयर बाजार पर अनिश्चितता का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर जारी अनिश्चितताएं सीधे मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया है, जिससे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 15 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सेना और आईटीबीपी की तरफ से बचाव कार्य जारी है। पूरी जानकारी के साथ हैं आराधना।
उत्तराखंड में शुक्रवार को चीन सीमा क्षेत्र में स्थित माड़ा कैंप के पास भारी हिमस्खलन हो गया। इस दौरान अचानक बर्फ के धुएं का गुबार उठा और वहां निर्माण कार्य में लगे 57 मजदूर बर्फ में दब गए। सूचना मिलते ही आईटीबीपी, सेना और बीआरओ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में लग गई। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, मौसम खराब है। जहां पर घटना घटी है वहां पे 6 से 7 फीट बर्फ पड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे 65 लोगों की टीम वहां पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई है और अभी तक 10 लोगों को निकाला गया है। बाकी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्दी सबको निकालने में सफल होंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, लाल माटी, नंदा घुंगटी, औली, गोरसो के साथ ही नीति और माड़ा घाटियों में पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फ जमा हो गई है। हिमस्खलन की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे और अधिकारियों से हिमस्खलन की घटना की जानकारी ली। पुष्कर सिंह धामी ने बताया, जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी, चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। इस बीच एनडीआरएफ की टीम को भी घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया गया है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता बंद होने के कारण एनडीआरएफ की टीम माड़ा कैंप तक अभी नहीं पहुंच पाई है। हिमस्खलन की इस घटना ने लोगों को साल 2021 में चमोली के रैणी में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा की याद दिला दी। उस वक्त ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई थी, जिसके चलते 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। और उधर दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में एक निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के ढह जाने से 8 लोग पिछले 1 हफ्ते से फंसे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। बचाव कर्मी सुरंग के अंत तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां फंसे हुए लोगों तक पहुंचना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। पूरी जानकारी दे रही हैं आंचल। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में निर्माणाधीन श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टनल में फंसे 8 मजदूरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। शुक्रवार को साउथ सेंट्रल रेलवे की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंची। नागरकुर्नूल के एसपी वैभव गायकवाड़ बताते हैं, अभी करंटली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑल सिंगरेनी टीम, एनडीआरएफ टीम, एचडीआरएफ टीम, आर्मी वाले प्लस कंपनी के ऑफिशियल्स कल से मड भी बाहर आना निकलना स्टार्ट हो गया है। तो डेली 3 शिप में अभी मड निकालने का काम चल रहा है। अच्छा प्रोग्रेस है और होपफुली विल गेट गुड रिजल्ट सून। इस बीच नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंचे हैं और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही मलबा साफ करने और टनल के पानी को बाहर निकालने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह 7 बजे एक टीम टनल में गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के करीब 600 बचाव कर्मी जुटे हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे लोगों को निकालने वाली टीम भी इसमें शामिल है। बचाव कार्य में लगे एक अधिकारी का कहना था कि पहले 20 लोग ही बचाव कार्य में लगे थे, लेकिन 2 दिन से 200 लोगों को इस काम में लगाया गया है। Initially we have deployed 20 personnel and yesterday and today we are going to deploy 200 personnel and last night we have sent 35%. Today now we are sending 50 personnel and afternoon shifting we are sending 50 more personnel. So completely we are deploying 200 plus persons. वहीं हादसे के बाद टनल में काम कर रहे कुछ मजदूर डर के मारे काम छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि टनल में फंसे लोगों को बचाने की हर संभव कोशिशें की जाएंगी। बावजूद इसके वहां काम कर रहे श्रमिकों में घटना के बाद से ही दहशत है। प्रोजेक्ट में काम कर रहे कुछ श्रमिकों का कहना था, वापस घर जा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ टनल दब गया है। दबने के कारण ये सबको डर भय हो गया है। डर के कारण से जा रहे हैं। 10 साल से काम कर रहे हैं। मैं टनल में काम कर रहा था। मैं ऐसे पंप चलाता हूँ। मेरा दोस्त लोग उधर से भागते हुए आ रहा था
तो लोग बताया कि टनल धंस गया है और गिर रहा है सामान। मतलब सामान गिरते हुए तो उन लोग बोला कि भागो जल्दी से। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट में 800 लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 300 स्थानीय और बाकी झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से हैं। यह हादसा 22 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे हुआ था। टनल के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर भीतर टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया था। इस दौरान टनल के अंदर करीब 60 लोग काम कर रहे थे। 52 लोग किसी तरह जान बचाकर निकल आए, लेकिन टनल बोरिंग मशीन यानी TBM चला रहे 8 लोग भीतर ही फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिपोर्ट सुना रही थी आंचल। DB लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। DB लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। स्पेन यूरोप का ऐसा देश है जहां की अर्थव्यवस्था बाकी यूरोप के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और ये बढ़ोतरी अभी हाल के दिनों में दिखाई पड़ी है। आज स्पेन यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। स्पेन की अर्थव्यवस्था में अचानक आए इस परिवर्तन के पीछे यूं तो तमाम कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण प्रवासियों का अहम योगदान भी है। कैसे, जानते हैं आराधना की इस रिपोर्ट में। साल 2024 में स्पेन की विकास दर 3.2% रही, जो यूरोजोन औसत से 4 गुना ज्यादा है। इस उछाल का बड़ा कारण प्रवासन और पर्यटन है। स्पेन की अर्थव्यवस्था विदेशी मजदूरों के योगदान और पर्यटन उद्योग की मजबूती से बढ़ रही है। साल 2024 में रिकॉर्ड 9.4 करोड़ पर्यटकों के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश बन गया। वहीं प्रवासी मजदूरों ने होटल और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों को नई ऊर्जा दी है। जब जर्मनी जैसी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आप्रवासन का विरोध हो रहा था, तब स्पेन ने ये दिखाया कि प्रवासी कैसे किसी देश के लिए एक पूंजी साबित हो सकते हैं। स्पेन के सोशल सिक्योरिटी और प्रवासन मंत्रालय के मुताबिक साल 2022 के बाद से पैदा हुई 45% नई नौकरियों पर प्रवासियों का कब्जा है। पर्यटन उद्योग भी स्पेन की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बना हुआ है। इससे छोटे कारोबारों को मजबूती मिली और हजारों नई नौकरियां पैदा हुई। हालांकि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद आम स्पेनवासी कुछ मोर्चों पर संघर्ष भी कर रहे हैं। उनकी आय इतनी नहीं बढ़ी कि वे महंगाई का मुकाबला कर सके। पिछले 10 वर्षों में मकानों की कीमत 44% तक बढ़ गई है, जबकि किराया लगभग 2 गुना हो चुका है। दूसरी ओर साल 2012 से 2022 के बीच वेतन मात्र 19% बढ़ा। तेज विकास लेकिन बढ़ती असमानता के इस आर्थिक विरोधाभास ने राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2024 में हुए एक सर्वे के मुताबिक 41% स्पेनवासी प्रवासन को लेकर बेहद चिंतित हैं, जो पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है। हालांकि बढ़ती नाराजगी के बावजूद प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज प्रवासन को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने हर साल 3 लाख बिना कागजात वाले प्रवासियों को वैध दर्जा देने की घोषणा की है। सांचेज ने अक्टूबर 2024 में संसद में कहा कि प्रवासन हमारी अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं की स्थिरता के लिए जरूरी है। इसे बस सही तरीके से प्रबंधित करना होगा। दरअसल स्पेन की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। प्रवासन और पर्यटन ने इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन मकान संकट और वेतन ठहराव जैसी समस्याएं गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं DB लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का अगला मुकाबला 2 मार्च को न्यूजीलैंड से है। भारत सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। ऐसे में ये मैच सिर्फ एक औपचारिकता ही है। ऐसे में खबर आ रही है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को इस मैच के लिए आराम दिया जा सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टीम मैनेजमेंट इस मुद्दे पर विचार भी कर रहा है। दरअसल भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा पर कम से कम दबाव बनाना चाहेगा। अगर रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ रेस्ट दिया जाता है तो शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में अपने कैप्टेंसी करियर का डेब्यू कर सकते हैं। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शुभमन गिल को वाइस कैप्टन चुना गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान जब रोहित शर्मा चोटिल होने के बाद मैदान छोड़कर गए थे तो कुछ देर के लिए गिल ने ही टीम की कमान संभाली थी।
हालांकि कुछ देर बाद ही रोहित फील्ड पर दोबारा आकर अपनी जिम्मेदारी संभालने लगे थे, मगर वो 100% फिट नहीं दिखाई दे रहे थे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने ही बुधवार को हुए बैटिंग प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था। रोहित चोटिल थे तो गिल अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। हालांकि गिल ने गुरुवार को अलग से एक सेशन में हिस्सा लिया, जिसे देखने के बाद भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली। अब अगर रोहित शर्मा को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में आराम दिया जाता है तो ऋषभ पंत के लिए टीम में जगह बन सकती है। वहीं शुभमन गिल के साथ केएल राहुल पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं। बता दें कि टीम इंडिया के पास कोई बैकअप ओपनर नहीं है। पहले स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल का नाम था, मगर अंतिम समय में उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल कर भारत ने वरुण चक्रवर्ती को टॉप 15 में जगह दे दी है। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। साल 1987 से 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज के कारण सीवी रमन की याद में यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में मनाया जाता है। इसी खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। सुनिए सर्वमित्रा सुरजन की ये खास रिपोर्ट। आज 28 फरवरी को देश राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मना रहा है। यह दिन रमन इफेक्ट को समर्पित है। रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव देश के महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन की एक नायाब खोज है, जिसके लिए पूरा विश्व उनका ऋणी है। रमन इफेक्ट की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बिल्कुल न्यूटन और पेड़ से गिरते हुए सेब की कहानी की तरह। इस खोज के बारे में डॉक्टर सीवी रमन ने ही बताया था कि जब वे 1921 में समुद्री जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे, तब जहाज की डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा तो उनके मन में सवाल उठा कि आखिर आसमान और समुद्र का रंग इस तरह नीला क्यों होता है। उस समय उनको लॉर्ड रेली की उस व्याख्या पर शक होने लगा, जिसमें उन्होंने बताया था कि समुद्र पर आसमान के प्रतिबिंब से नीला रंग उभरता है। सितंबर 1921 में जब रमन वापस भारत आने लगे तो अपने साथ वो कुछ उपकरण लेकर आए और फिर आसमान और समुद्र का अध्ययन किया। रमन इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को विभाजित करता है, जिससे समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। रमन और उनके छात्रों ने प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंगों में बंटने की प्रकृति पर शोध किया। उन्होंने ठोस, द्रव्य और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध किया और फिर वह जिस नतीजे पर पहुंचे वही रमन प्रभाव कहलाया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। इसके बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। इस प्रकार लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले यह बताया था कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान है। आइंस्टाइन ने इन्हें प्रोटॉन नाम दिया था। रमन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन बहुत आसान हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत अधिक रहती थी। रमन की खोज के बाद पदार्थों के अणुओं की और परमाणुओं की बनावट के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दुनिया भर के केमिकल लैब्स में होता है। इसकी मदद से पदार्थ की पहचान की जाती है। औषधि क्षेत्र में कोशिका और ऊतकों पर शोध के लिए और कैंसर का पता लगाने तक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान रहा। सीवी रमन की इस महान खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले एशियाई बने। 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में जन्मे रमन के पिता उन्हें बचपन से ही गणित और फिजिक्स पढ़ाते थे।
अपने कॉलेज के समय से ही रमन ने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। हालांकि अपनी नौकरी की शुरुआत उन्होंने भारत की ब्रिटिश सरकार के आय व्यय से संबंधित विभाग से की, लेकिन अनुसंधान कार्य के प्रति अपने झुकाव को बनाए रखा। कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में रमन घंटों बिता देते थे। उन्हीं दिनों रमन वाद्य यंत्रों की ओर भी आकर्षित हुए। पश्चिमी देशों को भारतीय वाद्य यंत्र तब विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया लगते थे और रमन ने अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस संदेह को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में कहीं कमतर हैं। भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने खूब काम किया। डॉक्टर रमन करंट साइंस नामक पत्रिका का संपादन भी करते थे और गांधी जी से डॉक्टर सीवी रमन की गहरी मित्रता रही। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे बधाई का एक तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं रहा, बल्कि डॉक्टर सीवी रमन के व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों ने पूरे देश को प्रकाशित और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 को हुई। अपने पूरे जीवन में डॉक्टर रमन ने यही संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की चमक के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो इसी तरह किसी डॉक्टर रमन जैसी दृष्टि का इंतजार कर रही हैं। डीवी लाइव के लिए सर्वमित्रा सुरजन। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीवी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।